वो मैं डील करता हूँ। और ये वीडियो मैं एक्चुअली डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। और डेमो के लिए जो मैंने टॉपिक चूज़ करा है वो है मोल कंसेप्ट। तो बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। अब ये जो मोल कंसेप्ट है, ये आप मेरी बात मानो तो फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है, ABCD भी आप कह सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की ये ABCD है। और अगर ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो फिर आपको इक्विलिब्रियम, रीडॉक्स रिएक्शन और किसी भी फिजिकल के टॉपिक में कभी भी अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब कि बेसिक है, जो कि इनऑर्गेनिक में भी यूज होगा, ऑर्गेनिक में भी यूज होगा। और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आपके राइट हैंड पे है तो आपसे एक सवाल नहीं हिलेगा। आप में कॉन्फिडेंस ऐसा रहेगा कि जो सवाल आपको नहीं आते वो भी इजीली आप सॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट से। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मोल होता है ये होता क्या है। ठीक है, तो मोल क्या होता है? मोल एक है काउंटिंग नंबर, मतलब कि एक सिंपल नंबर है। कैसे? मतलब कि जैसे कि 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमने डिफाइन कर रखा है कि 12 ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 डजन। वैसे ही मोल, अगर हम कहें 1 मोल बुक्स, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 1 मोल जो होता है वो होता है 6.022 10⁻23, राइट? ये वैल्यू हमने पढ़ रखी है। ओके, तो जैसे कि हमने बोला कि 1 मोल बुक्स अगर है तो इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स है। ठीक है, लास्ट हम यहाँ पे थे कि 1 मोल बुक्स अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स होगी। अगर 1 मोल हम पेन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी होगी, मतलब कितने पेन से टोटल, तो 6.022 टू द 10⁻23 पेन होंगे हमारे पास, राइट? तो मोल क्या है? एक नंबर है। ठीक है, क्या है वो नंबर? वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम बात करते हैं कि ये नंबर आया कहाँ से, कि इसकी वैल्यू इतनी क्यों होती है, इसकी वैल्यू इतनी क्यों नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि ये इसकी वैल्यू इतनी क्यों होती है, और दूसरी वैल्यू हम देखेंगे, हम कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू कितनी बड़ी होती है, या फिर हम देखते हैं कि इस वैल्यू की औकात क्या होती है, राइट? तो हम देखते हैं कि वैल्यू देखते हैं हम कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब जैसे कि हमने सुन रखा है 1 करोड़, राइट? हम केबीसी बहुत देखते हैं, तो मतलब कि हमको पता है ये 1 करोड़ मतलब कि बहुत बड़ी रकम होती है। तो जैसे कि हमको पता है कि 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। ठीक है, अब ये जो मोल है इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट? अब हम देख सकते हैं ये 10⁻7 है और ये 10⁻23 है, राइट? तो ये कितने टाइम्स, मतलब कि हम इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे तो कि ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमें कंपेयर करते हैं। तो जैसे कि हम अगर इसको डिवाइड कर दें 23 डिवाइड बाय 7, अगर हम इसको काटते हैं तो क्या आ रहा है? 23 माइनस 7 करके कितना आता है? 16 आ रहा है। तो अगर 10⁻16 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है 10⁻23। तो मतलब कि ये कितना, 1 करोड़ से भी बहुत बड़ी अमाउंट है ये। तो मतलब मोल क्या होता है? बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। अब जैसे कि हम अगर लिखेंगे कि 6.022, अब इसके बाद हमको कितने जीरो लगाने? 10⁻23, तो 23 जीरो लगाएंगे हम यहाँ पे। दिस गोज अप टू 23, राइट? समझ गए मतलब कि ये कितनी बड़ी यूनिट है? चलिए ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं कि मोल जो भी है, हम थोड़ी सी इसके अंदर की बात करते हैं कि मोल को हम कहते हैं कि 2 लेवल में देखते हैं हम मोल को। ठीक है, सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही क्या थी? अब जैसे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ा है, और एक होती है मैक्रोस्कोपिक, राइट?
मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि मैक्रोस्कोपिक, जैसे कि हम हमारे पास आसपास अगर देखते हैं, कोई भी चीज़ अगर देखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को ग्राम में खरीद रहे हैं या किलो में खरीद रहे हैं। तो एक वैल्यू हमारी डिसाइडेड है कि जो चीज़ को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सब्जी लेते हैं, आधा किलो सब्जी लेते हैं, ठीक है, सब्जी लेते हैं, 2 किलो दाल लेते हैं, तो हम किलो के हिसाब से ले रहे हैं, राइट। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, ये लेवल है एटम्स के लेवल पे, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे। और हमें पता है कि ये जो एटम और मॉलिक्यूल्स कितने छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला जाता है इन्हें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, राइट। अब ये तो बहुत छोटे होते हैं, जो कि नेक्ड आई से दिखते भी नहीं हैं, नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, राइट। ठीक है, तो हम समझ गए कि हमको दो चीज़ें देखनी है। एक तो हम जो कैलकुलेट करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं, लेकिन चीज़ें जो हम देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं और उसको काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले इजी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं मैक्रोस्कोपिक में, कि सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं सबसे पहले कार्बन देखते हैं, ठीक है। और कार्बन को हम जानते हैं कि कार्बन में क्या होता है, तो 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p2 होता है, राइट। इसका नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो हम 6 लिख देते हैं, ठीक है। C6 12, अगर 12 आइसोटोप लिया है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13 और 14, राइट। अब इसके पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक एटम अगर है, ठीक है, एटम एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये एक एटम है, इसके सेंटर पे होगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, राइट। यही होता है कि ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल चार्ज, ओके। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ हम देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ओके। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मास, इनका वेट कितना होता है, मास, और इन पे फिर हम बाद में देखेंगे कि इन पे चार्ज कितना होता है, राइट। तो हमको सबसे पहले जो चीज़ सिंपल पता है वो हम लिख देते हैं कि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मतलब कि हमको याद रहना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में। सेम चीज़, सेम वैल्यू नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन में। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए 0। इसका रिलेटिव चार्ज हम इसको कह सकते हैं, इसका प्रोटॉन का होता है +1 और इलेक्ट्रॉन का होता है -1, रिलेटिव चार्ज की अगर बात करें तो। अब बात आती है इनके मास की, राइट। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, राइट। ये ग्राम में होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है, अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। अब इससे एक चीज हमको ये देखनी है कि प्रोटॉन का जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। हमने बराबर कर रखा है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा भारी होता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख रखा है कि दोनों लगभग आसपास के सेम वेट के, सेम मास के हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उससे हम कंपेयर करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमने लिए हैं उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है वो हम देखते हैं।
जैसे कि अगर हम डिवाइड करें, प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, डिवाइड बाय हम करें अगर प्रोटॉन का मास अपन इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28, दोनों ग्राम में ही है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ, तो ये कट रहा है, ये ऊपर चले जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा आएगा। तो मतलब कि प्रोटॉन का जो मास आ रहा है वो 1847 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। समझ गए? मतलब इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन का जो मास है वो 1847 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो मतलब प्रोटॉन बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है, इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत ज़्यादा हल्का है। ये बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब हम कहाँ थे? हम कार्बन पे थे। अब हमको पता है कि कार्बन में क्या होता है, कार्बन एटम में होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। अब 6 एटॉमिक नंबर मतलब होता है, जैसे कि हम लिखते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं हम, कि अगर हमने किसी भी चीज़ को ऐसे लिखा हुआ है, राइट, तो ये होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये होता है इसका मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। ओके, गॉट इट, ठीक है। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा और समझ में आ जाएगा आपको, फिर कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक पे हमने बात करी, कार्बन के पास होते हैं 6 एटॉमिक नंबर होता है उसका, तो मतलब 6 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर मास ऑफ कार्बन की हमने बात अगर करी, मास ऑफ 1 कार्बन की अगर बात करी, तो उसमें होते हैं 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है कि हमने देखा था यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रॉन तो बहुत बहुत ज़्यादा हल्का है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ 1 कार्बन कितना आया, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। अब हमको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन का मास कितना है, यहाँ से हम देख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम निकालें ऑक्सीजन का, निकालते हैं ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, 1 एटम का मास, ठीक है। अब ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के वेट को हम वापस वही करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत हल्का होता है। अब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास सेम होता है, तो ये हो जाता है 16 टाइम्स प्रोटॉन का मास या फिर 16 टाइम्स न्यूट्रॉन का मास। इट इज इक्वल टू 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, सॉरी, राइट। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, राइट, यही होता है। अगर मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम निकालेंगे तो क्या होगा, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। और फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं तो इसको क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है तो इसको हम लिख देंगे 14 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और 14 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो ये हो जाती है कुछ वैल्यू 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये जो वैल्यू आ रही है -24 ग्राम, -24 ग्राम, -24 ग्राम, ये वैल्यू इतनी छोटी है, मतलब कि हमको पता है कि जैसे कि हम लेते हैं 0.1 लेते हैं, तो अगर आप माने 0.1 इतना छोटी वैल्यू है तो -10⁻⁻24 तो कितनी ही छोटी वैल्यू होगी, राइट।
तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमने निकाला जो है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे निकाला है। अब हम एक टर्म देखते हैं, फिर हम वापस पीछे आएंगे। अब हम देखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला मैंने? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्या बोला मैंने? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU क्या होती है? AMU को डिफाइन करा गया कि जो अगर कार्बन के, ये कार्बन एटम है, इसके 12 टुकड़े करे गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 टुकड़े हुए, और मतलब कि ऐसे 12 टुकड़े करे गए, तो एक यहाँ करते थे, एक यहाँ करते थे, एक यहाँ करते थे, एक यहाँ करते थे। तो C12 के अगर इक्वल पार्ट्स करे गए 12 टुकड़े, 12 पार्ट्स अगर करे गए कार्बन एटम के, तो इसके एक पार्ट जो था, 1 पार्ट, उसको कहा गया 1 AMU। क्या कहा गया? 1 AMU, ठीक है। समझ में आई? 1 AMU की डेफिनेशन हम लिख देते हैं। अब 1 AMU क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। तो 1 AMU कितना हो गया? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ये मतलब कि हम बात कर रहे हैं 1979 के आसपास है, ठीक है। 1 AMU की वैल्यू दे दी गई कि मतलब कि क्या करा उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि 1 AMU की वैल्यू दे दिया 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12, आइसोटॉप कौन सा लिया? C12 एटम। एक स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड माना गया, C12 को स्टैंडर्ड लिया। क्यों लिया स्टैंडर्ड? क्योंकि उस वक्त देखा गया कि मतलब सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड मिल रहे थे तो कार्बन के मिल रहे थे, तो C12 स्टैंडर्ड था, और आइसोटॉप की उस टाइम बात ही नहीं होती थी। तो उन्हें पता था C12 है, कार्बन है, और इसे स्टैंडर्ड ले लिया गया। अब स्टैंडर्ड जो लिया है, इसके बाद हम देखते हैं, हमने लिखा है कि उस टाइम में हम एक कार्बन एटम का मास तो नहीं निकाल पाते थे। उस टाइम पे मतलब कैसे निकालोगे आप? सोचो, उस टाइम विंग बैलेंस नहीं होते थे, कुछ भी ऐसी चीजें, टेक्निक्स नहीं होती थी कि मतलब एक कार्बन एटम का मास हम निकाल सकें। अब उसके भी मतलब एक कार्बन का निकालने के बाद आपको 12 से डिवाइड करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे कि क्या हुआ है कि अब डिस्कवरी हो गई है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, मतलब कि आज के टाइम पे हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक कार्बन एटम की मास फाइंड कर सकते हैं। तो अब एक कार्बन एटम के जो मास की वैल्यू है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आई है वो है 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये आई है 23 आई है, ओके, ये ग्राम में आई है। अब हमको फाइंड करना है 1 AMU। अब ये वैल्यू हम रख देंगे 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये जो मास ऑफ 1 कार्बन को डिवाइड बाई 12 करा, तो हमें एक वैल्यू मिली। अगर हम 1.99 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इन ग्राम। और जब देखा गया कि 1 AMU की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये वैल्यू कहीं ध्यान आ रही है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, कुछ याद आया? ये वैल्यू कहाँ, किसकी है ये वैल्यू? राइट, ये वैल्यू है 1 प्रोटॉन के मास की या फिर 1 न्यूट्रॉन के मास की, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक और चीज आ गई कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1 AMU इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ओके। चलो ठीक है, अब हम पीछे देखते हैं। जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी मास ऑफ 1 कार्बन इज, ये लिखी थी हमने वैल्यू। अब इसकी जगह हम 1.6 की जगह AMU लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 1 AMU। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 AMU, राइट, इजी है ना। अब ये 12 AMU में मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम की मास यूनिट,
अब यहाँ ऑक्सीजन की है, जैसे कि ऑक्सीजन है, इसमें हमने निकाला 16 इंटू ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट 16 AMU, यहाँ नाइट्रोजन की लिख देंगे 14 AMU। तो ये जो AMU आई है एटॉमिक की, एक एटम की मास की यूनिट आई है, ठीक है, एक एटम की मास की यूनिट आई है, ये भी बहुत छोटी है। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, एक एक एटम की बात हो रही है, सिर्फ एक एक एटम की। अब जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, अब एक AMU कन्वेंशन देखते हैं हम, AMU कन्वेंशन। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं 1 AMU जो है वो बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के, राइट। अगर मैं बात करूं इस नंबर को, अगर मैं एक, ठीक है, अब मुझे अगर निकालना हो 1 ग्राम की वैल्यू अगर निकालनी हो तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो अगर 1 AMU है और यहाँ पर ग्राम है, तो अगर मुझे 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 ग्राम कितना होगा ये अगर फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, 1 को डिवाइड कर दूंगा, 1 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को, ये आ जाएगा 1 ग्राम। आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये बताइए, ठीक है। तो 1 ग्राम की जो भी वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगा यहाँ पर। अब जब हमने 1 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को करा, तो आप आश्चर्य करेंगे, 10 की पावर ऊपर चले गया 24, और 1 डिवाइड बाय 1.67 की जो वैल्यू आई ना, ये आई है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या आ गया आपके पास, मोल आ गया, मोल की वैल्यू आ गई। और इसी को, अब मोल को आप क्या करते हो, अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है। इसको कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से। अब यहाँ से एक बात हमको समझ में आई कि यार AMU में, अगर AMU में हम Na का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो मिलता है वो ग्राम में मिल जाता है। समझ में आया, समझ में आई कि नहीं आई बात। अगर AMU को आप Na से मल्टीप्लाई कर दो, मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो भी मास है वो ग्राम में मिल जाएगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये कौन से लेवल पे है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब एक एटम की बात हो रही है यहाँ पे, एक एटम की। अब एक एटम की को अगर उसके मोल से, मतलब कि बहुत सारे एटम से, एक मोल ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वैल्यू किस में मिल जाएगी, ग्राम में। अब ग्राम में आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मैक्रोस्कोपिक लेवल हो गया है, तो मतलब कि आप इसको देख भी सकते हो और इसको मेजर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ये हमको याद होना चाहिए। अब हमने बात देखी थी कि कार्बन, ठीक है, कार्बन का कितना आया था 12 AMU, राइट। नाइट्रोजन का कितना आया था 14 AMU, राइट। ऑक्सीजन का कितना आया था, बोलो बोलो बोलो, 16 AMU, राइट। अब अगर ये किस लेवल पे था, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, ओके। अब हमको चाहिए मैक्रोस्कोपिक में। अगर हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि 1 मोल से अगर मल्टीप्लाई कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 ग्राम, वाओ, 14 ग्राम, 16 ग्राम। तो हमारे पास चीज़ें किस में आ गई, ग्राम में, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है, ये कितने, 12 ग्राम आई, इसको हम कहते हैं मोलर मास, या फिर इसको कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, समझ गए। ये हमने एटम्स की बात करी है, राइट। अगर अब हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें अब तो सर, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, N2 होता है, O2 होता है, तो N2 में कितने होंगे, एक नाइट्रोजन में होते हैं 14, तो 2 नाइट्रोजन में होंगे 28, तो ये 28 AMU हुआ।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये होता है एक मॉलिक्यूल में होता है 16, तो 2 हो गए ये, तो ये हो गया 32 AMU। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की बात करी। अब अगर इस चीज़ को अगर हम 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमको पता है AMU इंटू मोल की वैल्यू क्या हो जाती है, 28 ग्राम। ओहो, और इसको आप क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। समझ में आ गया क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास। और क्या बोलते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल का मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता था, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती थी, एक एटम की मास की यूनिट। और मोलर मास क्या होते, एक मोल की मास यूनिट। ठीक है, और ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास मतलब जो ग्राम में हो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोल दिया। और 32 AMU है ऑक्सीजन का, इसको मल्टीप्लाई अगर हमने Na से करा तो क्या आया, हमको पता है AMU इंटू अगर Na करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 ग्राम। मतलब कि 32 ग्राम वेट होगा, मास होगा। सॉरी, मास की बात हो रही है, वेट नहीं। ओके, अब हमको एक दो चीज़ें समझ में आ गई जो मैं माइक्रो और मैक्रो कर रहा हूँ। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो समझ में आ गई। अब कुछ के मोलर मास जो होते हैं वो आप नोट कर लो। ठीक है, जैसे कि ध्यान से देख लो कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होता है 2। ठीक है, फिर हीलियम का कितना होता है 2, हीलियम मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है, तो ठीक है। हीलियम का कितना होता है 4, मोलर मास की बात हो रही है, हीलियम का होता है 4 एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होता है 32, नाइट्रोजन का होता है 14, सोडियम का होता है 23। एटॉमिक मास की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई 1 एटम की Na की बात करे, 1 एटम की, तो वो हो जाएगा 23 AMU। और अगर कोई 1 मोल Na की बात करे तो हो जाएगा 23 ग्राम। ठीक है, ये समझ गए पॉइंट? अच्छा, समझ गए। चलिए चलिए चलिए, बने रहिए। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 1 मोल में, कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन की बात करते हैं। अब 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू होता है 12 AMU, या फिर होता है 1 मोल की अगर बात करते हैं तो 12 ग्राम। तो 1 मोल में होते हैं 12 ग्राम। ठीक है, वापस नीचे लिख देता हूँ, 1 मोल में होते हैं 12 ग्राम। ठीक है, 2 मोल में कितने होंगे, 24 ग्राम। ठीक है, एक केला 2 रुपए का, तो 2 केले 4 रुपए के, सेम मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ रहा है मोल का। क्या होता है मोल का, तो मोल का एक फॉर्मूला जो बन के आ रहा है वो होता है गिवन मास, हाय हाय हाय, गिवन मास अपन मोलर मास। ओके, गॉटचा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से आई है, अगर 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं तो 2 मोल करोगे तो 24 ग्राम होंगे, 3 मोल करोगे तो 36 ग्राम होंगे। ठीक है, सिंपली। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आती है हमारे पास मोल की, गिवन मास अपन मोलर मास क्या से हम मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, चलो ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। एक चीज़ हमने ये देख ली, ये फर्स्ट चीज़ देखी। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ देखो। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ आप देखो, एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ मैं पहले लिख लेता हूँ कि एवोगैड्रो लॉ क्या है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, गर्मी और दबाव, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, 2 gases will occupy same volume if they have same mole. ठीक है, at same temperature and pressure 2 gases will occupy same volume if they contain same number of moles. ठीक है, ये समझ में आया? नहीं आया तो ठीक है,
और अगर ये समझ में नहीं आया तो अब हम दूसरी डेफिनेशन ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ गैस कंटेन 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। 1 मोल में 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम होता है। ये बात समझ में आ गई? तो ऊपर वाले का मतलब यही है, ठीक है। अगर अब 1 मोल ऑफ गैस में होते हैं 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो 2 मोल में कितने होंगे? 1 मोल में होते हैं 22.4, तो 2 मोल में होंगे 44.8। 3 मोल में कितने होंगे? 67.2। निकाल लेंगे आप। अब मल्टीप्लाई करना है कि 1 केला 2 रुपए का है तो 2 केले 4 रुपए के कितने होंगे, उस हिसाब से ही हो जाएगा। तो इस यहां से एक फॉर्मूला बन के आता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर, ठीक है। ये समझ में आया? इसको भी हम डब्बा बना देते हैं। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समझ गए। अब एक इक्वेशन और देख लेते हैं हम लास्ट। वो कौन सी है? मास की हो गई, वॉल्यूम की हो गई, और कौन सी बची है भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। अब जैसे हमको पता है कि 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं प्रोटॉन भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं 1 मोल में होता है इतने पार्टिकल्स, ठीक है। तो 2 मोल में कितने होंगे? तो 12 इंटू 0.44 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे। 1 में इतने हो रहे हैं तो 2 में डबल। कौन सा लॉ लगाया? 1 केला 2 रुपए का तो 2 केले 4 रुपए के, वो वाला रूल लगाया। अब यहां से भी एक इक्वेशन बन गई, एक फॉर्मूला बना है यहां पर। वो फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन मोलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, इसलिए लिख देते हैं हम डिवाइड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला बन के आ गया, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 3, राइट। अब हमारे पास जो 3 फॉर्मूले हैं, अगर अभी तक भी किसी को समझ में नहीं आया है तो ये एक सबसे बेस्ट डायग्राम देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मास की बात कर रहे हैं कि भाई गिवन मास, हमारे पास गिवन मास कितना है। हम बात कर रहे हैं हमारे पास गिवन वॉल्यूम कितना है। हम बात कर रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। अगर मैं कहूं आपको कि अगर आपको मोल पता चल जाता है, ठीक है, अगर आपको मोल की वैल्यू पता पड़ गई कि n मोल्स कितने हैं, तो उससे आपको क्या पता पड़ जाएगा कि उसके मास कितना है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है भी पता चल जाएगा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो भी पता पड़ जाएगा। आर यू एग्री विथ मी? आप सब एग्री करते हैं कि अगर मोल पता चल जाए तो उससे मुझे मास भी पता पड़ जाएगा उसका कितना है, उसका वॉल्यूम भी पता पड़ जाएगा कितना है, और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो भी पता पड़ जाएगा, राइट। अगर आप कैसे भी करके मोल फाइंड कर लो, ठीक है, अगर आपको मोल से गिवन मास फाइंड करना है, अगर मोल आपको दे रखा है और उससे आपको गिवन मास फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? इनटू मोलर मास, ठीक है। अगर मोल से आपको फाइंड करना है गिवन वॉल्यूम कि आपके पास वॉल्यूम कितना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर से, राइट, मोलर वॉल्यूम है ये आपका। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं मोल से, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय Na, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अगर आपको
गिवन मास से मोल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय मोलर मास। अगर गिवन वॉल्यूम आपको दे रखा है, आपको मोल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 22.4 कर दोगे तो आ जाएगा मोल। ठीक है, अब यहाँ से ये जाना है तो सेम यहाँ पे भी हम कर देंगे, डिवाइड बाय Na। तो मतलब कि आपको मोल पता पड़ जाए तो आपको तीन चीज़ें पता पड़ जाती है। और गिवन मास के बाद भी अगर आपको गिवन मास पता पड़ गया है तो यहाँ से हम मतलब कि AMU भी मतलब कि एक एक्चुअली फाइंड कर सकते हैं, एक और स्टेप आगे। तो फर्दर यहाँ तक था हमारा मोल कंसेप्ट, राइट। ये मोल कंसेप्ट यहाँ पर होता है ख़त्म, टड़ांग। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो एक्चुअली एक समरी थी पूरी कि मतलब मोल कंसेप्ट कहाँ से हमने चालू करा था। यहाँ से मोल कंसेप्ट क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, उसकी वैल्यू इतनी होती है, इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये 1 करोड़ की वैल्यू से हमने कंपेयर करके दिखाया था कितनी ज़्यादा होती है। फिर हमने कहा था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटम्स के लेवल पे देखा था कि यार छोटे छोटे एटम हमने बता दिए थे। अब उस एक एटम का हमने फाइंड कर लिया था कि भाई एक एटम का मास कितना होता है, 12 mm। एक ऑक्सीजन के एटम का होता है 16 mm। तो ये हमने फाइंड करा था एक एटम का, किसका, एक एटम का। उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने क्या करा, AMU डिफाइन करा था। ठीक है, AMU की कुछ वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने ये बताया था कि AMU कन्वेंशन करा था कि AMU अगर आपका जो एटम्स, एक एटम के मास है उसको अगर एक मोल कलेक्शन ले लें हम उससे, तो उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो वो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा था, हमने 3 अलग अलग फॉर्मूले निकाले थे, एक तो मास के टर्म्स में, दूसरा वॉल्यूम के टर्म्स में, और तीसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में। और फिर हमने डायग्राम बनाया था, समरी ऑफ मोल कंसेप्ट। ओके, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।